सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। सऊदी सरमायाकारी के मुस्बत असरात आज हमने स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ में देखे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपने क्लोजिंग की तरफ जाती रही तो वैसे वैसे इंडेक्स नीचे आता रहा। एक मौके पर 71,000 की तारीखी सतह को इंडेक्स अबूर कर चुका था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई है तो 60 पॉइंट्स की कमी से 70,483 पर आज ये इंडेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है, मुस्बत पेशरफ्त यह है कि अभी भी 70,000 से ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और अब आने वाले दिनों में ये मजीद कितना ऊपर जा सकता है। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर क्रिएट हो सकते हैं, आज कारोबार किस तरह से जारी रहा, क्यों ये क्लोजिंग में ये कमी देखने को मिली। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। कफील, आज हमने एक मौके पर देखा था कि 71,000 की सतह को भी ये इंडेक्स अबूर कर गया था, फिर ये बरकरार क्यों नहीं रह सका? आखिर में 70,400 से जायद पॉइंट्स पर ये क्यों क्लोज हुआ है? देखें अहबाब, मार्केट में आज एक और जो है वो हिस्टोरिक जो है वो डे था और 71,000 का लेवल जो है वो स्टॉक मार्केट की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार जो है अबूर हुआ है। तो हम अगर हम बात कर ले इख्तितामी मराहिल की तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है, सरमायाकार का कहना ही है। और तकरीबन अगर हम बात कर ले तो 71,092 का मार्केट ने आज हाई बनाया था और इख्तिताम 60 पॉइंट की कमी हुई है और 71,000 तकरीबन जो है इससे 483 के लेवल पर मार्केट जो है वो 70,000 पर जो है वो बंद हुई है। अगर हम बात कर लें तो जो सेंटिमेंट था खासा पॉजिटिव था। तो हम सरमायाकार का अपना कहना ये भी कि जब कोई बड़ी उसके बाद जो प्लान्स होते हैं उसके एग्जीक्यूशन में जब तकरीबन जो है वो टाइम दरकार होता है, इसीलिए जो थोड़ी बहुत जो सरमाए की जो फरोख्त है वो होती है। तो ये देखा गया। अगर हम बात कर लें आज के एंड की तकरीबन जो है वो 20 अरब रुपए मालियत के तकरीबन 53 करोड़ जो है वो कारोबार हुआ है और 172 कंपनी के इसमें इजाफा, जबकि 167 में जो है अपना कमी देखी गई है। सरमायाकारों का यही कहना है कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और जिस तरह सऊदी अरब की जो डेलीगेशन मौजूद है और IMF के हवाले से अगर हम बात करें तो जो वजीर खजाना है वो वहाँ मौजूद हैं, यकीनन ये मार्केट के लिए खासा पॉजिटिव होगा और आइंदा आने वाले जो दिन है वो अच्छी खबरों के साथ मार्केट में जो इंडेक्स है उसमें इजाफा ही देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे कि आइंदा आने वाले तमाम ट्रेडर्स को अच्छी उम्मीदें हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और ये सब मुमकिन हुआ है सऊदी सरमायाकारी की वजह से और सऊदी सरमायाकारी SIFC और हुकूमत की काविशों की वजह से पाकिस्तान में आई है, जिससे कि समझें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। एक सुनहरे दौर का पाकिस्तान में आगाज़ होने जा रहा है सरमायाकारी के एतबार से, जिससे मुलाजमतों के भी नए मौके पाकिस्तान में खुलेंगे और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की मीशत भी मजबूती की जानिब जाएगी, एक इस्तेहकाम इस मीशत में आएगा। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी सऊदी अरब करने जा रहा है और ये बड़ी अहमियत का हामिल सऊदी वफ़द का दौरा है, जिसकी सरबराही इस वक्त सऊदी वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। रेकोडिक का मनसूबा, फिर ज़राअत का शोबा और जो दीगर शोबे हैं जिसमें ये सरमायाकारी होनी है, कितना फ़ायदा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इस सरमायाकारी से हो सकता है और फिर इसके बाद मज़ीद कितने ममालिक को पाकिस्तान इस सरमायाकारी के लिए इंगेज कर सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो हैं, पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। शाफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस दौरे की अहमियत को इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी नई नई हुकूमत है, 2-2.5 माह इस हुकूमत को हुए हैं, सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना और फिर अभी सिर्फ ये पहला मरहला है। ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये प्रोजेक्ट्स कामयाबी की तरफ जाएंगे तो मजीद सरमायाकारी भी पाकिस्तान के लिए आ सकती है, दीगर ममालिक भी पाकिस्तान आ सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त सऊदी अरब को बेहतर तरीके से एंगेज करना? देखिए, शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। हमें ये देखना होगा कि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान की तरफ हमेशा एक मुस्बत रवैया रहा है। जब भी एक नई हुकूमत आती है, सऊदी हुकूमतें जो हैं वो भरपूर कोशिश करती हैं पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कॉपरेशन करने की और जब भी हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे होते हैं, हमें वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हमारी मदद भी करते हैं, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कर्जों का रोल ओवर हो, चाहे वो ऑयल की डेफर्ड पेमेंट्स की शक्ल में कोई ना हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान आज तक सऊदिया का जो ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिकली पाकिस्तान में, उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। अच्छा। हर हुकूमत को ये मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हम देखते हैं कि होते हैं। एक हमें वादा दिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट आने लगी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान वो भी पिछली हुकूमत जब आई तो उस वक्त उन्होंने भी दौरा किया, बहुत हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ सरमायाकारी आए, लेकिन वो उसमें भी कुछ बन नहीं सका। और इस वक्त भी मेरे जहन में ये सवाल होगा कि क्या इस दफा फिर ये दौरे और ये वादे ही रह जाएंगे या हम वाकई
इसके लिए कोई अमल दरामद कर सकेंगे। और देखिए, अमल दरामद तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने अंदरूनी मामलात ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम लार्ज स्केल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इस्लाहात नहीं करेंगे कि जिससे यहाँ बिजनेस करना आसान भी हो और मुनाफा बख्श भी हो। और जब तक हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं जिनके साथ मिलके फॉरेन इन्वेस्टर ने आके काम करना है, जब तक उन बिजनेसेस के लिए एक सहूलत नहीं बनाएंगे हम, ये सरमायाकारी कोई हमें जिससे कह सकते हैं फायदा पहुंचा नहीं सकेगी, और हो सकता है ये भी पुराने वादों की तरह मटीरियलाइज ना हो सके। तो इस वक्त सऊदी फैसलों से ज्यादा मेरी जो नजर होगी वो होगी कि हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, हमारी पार्लियामेंट क्या करने जा रही है, क्या लेकिन शाह वो साहब, ये SIFC की जब तश्कील हुई थी उसका तो मकसद ही ये था कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं और उनको फिर इंगेज किया जाए SIFC के थ्रू, और उनके लिए सहूलियात यहाँ पर पैदा की जाए, माहौल एक ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट आए। तो इस बार तो माजी के मुकाबले में हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, चूँकि पहले SIFC नहीं हुआ करती थी और यहाँ पर SIFC के प्लेटफॉर्म पर सभी इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, SIFC का कयाम जो है वो इटसेल्फ हमारी तरफ से एक, हम जिसे कह सकते हैं कि मान गए कि हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं काम करता, हमें एक नया ढांचा बनाना पड़ा जिससे हमने कहा कि ये एक हमारे लिए मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएगा। लेकिन चाहे वो SIFC हो या इस तरह के कोई और प्लेटफॉर्म्स हो, वो तब तक मानी खेज फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अपना पूरा। शाह साहब, हम सऊदी सरमाकारी से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये $5 अरब की अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है SIFC के थ्रू, ज़ाहिर अगर ये दरवाज़ा खुलता है तो ये एक आने वाला एक गोल्डन दौर हो सकता है पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि माजी में हमने देखा कि अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हमने सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से कर्जे तो लिए हैं, लेकिन फिर हमें वो वापस भी करने पड़ते हैं। तो इस बार मामला इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दी होगा क्योंकि ये देखिए, ये उनका वजारती वक्त है और इसमें हो सकता है कुछ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन हो जाए, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे ऑफिशल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है यहाँ की वहाँ की, उनकी मीटिंग्स होंगी और वो सारे जो जितने भी जिससे कह सकते हैं निटीज एंड ग्रिटीज हैं वो तय की जाएंगी। तो इसमें वक्त तो लगेगा, ये एक रात में नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहा था कि अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट का और इसके बाद इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखनी है और उनका फायदा उठाना है, तो उसके लिए हमें इस्लाहात लानी होंगी। हमें ये जो हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि रेगुलेशंस हैं जो कि इस वक्त बिजनेसेस का गला घोंट के बैठे हैं, हमें उसमें कमी लानी होगी। इस तक के रेगुलेशंस हों जो कि गाइडलाइन करें, जो कि बिजनेसेस को चलने बढ़ाई जाए, क्योंकि जब तक आप फॉरेन इन्वेस्टर, माजी में भी जितनी दफा फॉरेन यहाँ आनी चाहिए लेकिन नहीं, लोग कर रहे हैं। यहाँ का जो निजाम है वो पे है बिजनेस के, और इसीलिए जरूरी है। तो शाह साहब, आप स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं। इस हुकूमत ने जब मोहम्मद औरंगजेब साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया तो वो भी स्ट्रक्चरल चेंज को बड़ी तरजीह दे रहे हैं। तो शाह साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं कि 2 से 3 साल का अरसा दरकार होगा, और अगर ये रिफॉर्म्स इस बार करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो ये IMF के प्रोग्राम से भी छुटकारे की एक राह होगी, फिर ये 24वां या 25वां प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है। देखिए, ये कहना कि 24वां प्रोग्राम जो वो आखिरी प्रोग्राम होगा इन इस्लाहात के बावजूद, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर हम इस्लाहात की तरफ चल पड़े तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है IMF से और कर्जों से निजात हासिल, और हमें एक में तभी ख्वाहिश रखनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कि अगर हम इस्लाहात पे चलें तो हमें 2 से 3 आज के दिन में जरूरी है। बदकिस्मती के साथ बाकी पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है हमारा, वहां से ये बात नहीं आ रही, तो उम्मीद की जा सकती है। और पाइड में हम इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ जो रिफॉर्म आइडियाज है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितना कहां एरियाज है जहां ये इस्लाहात लाई जा सकती हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ने जो यूथ पल्ज हमारा है, अगर हमने अपने आने वाले नौजवानों को नौकरियां देनी है तो हमें 8% की मुआशी तरक्की हर साल चाहिए, जिसके लिए हमें तकरीबन 25 से 30% जो कि GDP का होगा उसके बराबर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी सालाना अगले 30 साल के लिए, जिसपे हम ताकि इस लेवल पे ग्रो कर सके। तो ये एक रात में होने वाले काम नहीं है, लेकिन इनको शुरू करना जो है वो जरूरी है बहुत जल्द। और
फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी भी और इससे पहले भी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुए उन्होंने काफी इस्लाहात के बारे में बात की, लेकिन अभी तक ये बात बाकी जो हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स है वहां से नहीं आ रही। और उम्मीद की जा सकती है और इस पे बार बार जोर दिया जा सकता है कि इस्लाहात की तरफ आए और मानी खेज इस्लाहात हो, ऐसी इस्लाहात ना हो कि जो कागज पे तो लगे कि इस्लाह कर दी गई है लेकिन उसका अमलन कोई फर्क ना और शाह पड़े। साहब तो ये जो रिफॉर्म्स है इसका एक आम तासुर फिर हमारे मुल्क में या माशरे में ये भी ले जाता है कि इसका बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा, यानी कोई ऑयल प्राइसेस पर नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे या एनर्जी टैरिफ्स को महंगा कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इस्लाहात का मतलब ये होता है कि आवाम पर बोझ डाल दिया जाए। ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की टर्म जब इस्तेमाल की जाती है तो इसका ये बुनियादी आम मतलब होता क्या है, लोगों के समझाने के लिए अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए अक्सर हमारी हुकूमतें जो हैं वो आके कहती हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए, और वो मुश्किल फैसले क्या होते हैं कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, बिजली के निर्ख बढ़ा दिए जाए और इस तरह आवाम पे मुख्तलिफ किस्म के बोझ। ये मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूँ आसान फैसले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन चीजों से आवाम जिसकी वो जरूरियात है उन्हें वो पैसे खर्च करने ही करने हैं। तो वो जो मिसाल के तौर पे अगर दवाई जाके 100 रुपए की ले रहा था वो 110 रुपए की भी लेगा, क्योंकि उसने अपने घर वालों की जान बचानी है। तो ये तो आसान जी। फैसले। मुश्किल फैसले क्या है? मुश्किल फैसले ये हैं कि आप अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको तब्दील करें, आप अपने गवर्नमेंट का साइज छोटा करें। ये जो मिनिस्ट्रियों का एक अंबार लगा हुआ है, 18वीं तरमीम के बारे में हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान बहुत बात करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम महकमे जो कि सूबों को दे दिए गए, उनकी पूरी पूरी मिनिस्ट्रीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं फेडरल लेवल पे। हमारी ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से मराद दी गई हैं वो दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। जो हमारे यहाँ पे अंडर यूटिलाइज रियल स्टेट एसेट्स हैं, आप देखिए इस्लामाबाद शहर की सिर्फ आप मिसाल ले लें तो इस्लामाबाद शहर में आपके सबसे प्राइम लैंड पे हुकूमत के आज से 5 दहाइयां पहले बने हुए घर हैं, जहां पे अगर प्राइवेट सेक्टर के जरिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई जाए तो वहां पे बहुत कसीर तादाद की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू रियल एस्टेट में लाई जा सकती है, जिससे हमारा बहुत सारा जो हाउसिंग का और रेंटल मार्केट का इशू है वो भी रिजॉल्व होगा। इसी तरह और इंडस्ट्रीज को अगर हम चलने दें, हम पॉलिसीज में अपनी तब्दीली लाएं, ये है असल इस्लाहात जो चाहिए। हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए, हमें सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स चाहिए, हमें अवाम पे बेजा मजीद टैक्सेस या मजीद जो निर्ख है वो नहीं चाहिए। जैसे बिजली की आपने बात की, तो बिजली का मसला IMF भी ये कहता है कि जी बिजली का निर्ख बढ़ा दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो हकीकत ये बड़े ज़ाहिर मुश्किल फैसले किसी भी हुकूमत के लिए करने के लिए, चूंकि इससे फिर जो उनकी अपनी फैसिलिटीज़ हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उस पर असर पड़ता है। शाफ साहब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाफ नजीब साहब, रिसर्च फेलो पाइड, हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम अहम स्टोरीज शामिल करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग के बाद जो इस वक्त ऑयल रिफाइनरीज हैं उनका भट्टा बैठ चुका है। $6 अरब की सरमाकारी भी खतरे में पड़ चुकी है। एक खत इस सिलसिले में लिखा गया है SIFC को कि इस स्मगलिंग को रोका जाए ताकि ये जो $6 अरब की सरमाकारी है, जो माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसको रोका जा सके। जुनैद इस्माइल मागदा साहब, सदर पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे कि इस खत में क्या कुछ लिखा गया है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो खत आप लोगों की जानिब से SIFC को लिखा गया है, किन किन पॉइंट्स पर आपने बात की है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सिलसिले में? हाँ, ये मसले ये हैं कि क्योंकि हमारी इस वक्त जो इंसर्जेंसी की वजह से जो इस वक्त ट्रेड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, और इसकी वजह से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड भी रुक गया और देन हमारा ट्रांजिट ट्रेड भी रुक गया। और फिर इसके बाद हमने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले थे, जिसकी रोशनी में वो ये था कि जी जब तक वीज़ा नहीं होगा तब तक हम, तो ये तो हमारी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरत थी। और कभी भी ऐसा नहीं होता दुनिया में कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जाना हो तो वो ऐसे ही चला जाए आ जाए। लेकिन एक पिछली एक हमारी हिस्ट्री चली आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि इंसर्जेंसी ज़्यादा हो गई थी तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और अब हमने तो गवर्नमेंट के मामलात को भी आगे तक पहुंचाना है और देखना है। तो इस वजह से हमने इन मामलात को अफगानिस्तान का जो हमारा चैप्टर है उसके साथ भी बात की, ईरान वाले मामले पे भी क्या किया। हालांकि फेंसिंग भी लगी हुई है, लेकिन हमारी जो बॉर्डर थी वो चारों की चारों बॉर्डर बंद थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट से डिस्कस करके, और पिछला जो एक डेलीगेशन गया था उसमें जाके जो है वो इस कंसिक्वेंस में कि जी अब इसको जो है 1 महीने की जो है वो हमें
हमें मिली है कि हमने 1 महीना एक्सटेंड किया है, लेकिन कंडीशन यही है कि 1 महीने के बाद फिर उन्हें वीज़ा लेना है और हमारी एम्बेसी वहाँ पर उनको बैठ के वीज़ा देगी। लेकिन ये जो चल रहा था, ये मामला इस तरह कारवां नहीं चलेगा और वो हमारी गवर्नमेंट का ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। तो जुनैद साहब, ये 10 अरब रुपए माहाना का जो नुकसान इस वक्त आप लोगों को हो रहा है, इसका मतलब कि ये सालाना तो फिर ये 1 खरब से भी ज़्यादा का नुकसान है। अब जो ख़त आप लोगों ने लिखा है, इसके बाद ये इस नुकसान में कोई कमी आएगी? फौरी तौर पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया? देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त इनका डेलीगेशन आया था ना, वो जी जुनैद साहब को आवाज़ आ रही है? डेलीगेशन हमारा वहाँ गया, अब इनका है, लेकिन इसकी जो आपस में जो हमारी डिस्कशन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G हो रही है, उसमें यह है कि जरा थोड़ा सा B2B की प्रोफाइल को जरा थोड़ा एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसकी खदशात ये हैं कि हमारा जो एक एप्टा का एग्रीमेंट है, वो इस वक्त यूं समझ लें कि इन एयर है, हवा में। एप्टा का एग्रीमेंट क्योंकि वो उस वक्त की अफगानिस्तान की साइड ने साइन नहीं किया था और हमारी जॉइंट चैम्बर जो है उसका जो अफगानिस्तान चैप्टर है उसका प्रेसिडेंट खान अल-ओकज़ई है और यहाँ पर हमारा जो चेयरमैन जो है वो जुबैर साहब हैं और मैं पाकिस्तान चैप्टर को देख रहा हूँ। तो हम अपने आप को गवर्नमेंट के सामने बैठ के एक बिजनेस बरादरी का जो मौक़िफ़ है उसको अच्छे तरीके से दोनों गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज के सामने बयान कर पाते हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जी ये जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा जो तो जुनैद साहब, ये रिफाइनरीज की जो तौसी का मामला था, जो अपग्रेडेशन का मामला था, जो कि बड़ा मुतासिर हो रहा था इस स्मगलिंग की वजह से, ये स्मगलिंग अगर मुकम्मल तौर पर रुक जाती है तो फिर ये तौसी और अपग्रेडेशन के मंसूबे फिर आगे बढ़ सकेंगे? जी इंशाल्लाह ये मामला जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू के हमारा एग्रीमेंट साइन। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इस्माइल मकदा साहब, सदर पाक अफगान जॉइंट इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।